है कि 2005 में जो हमारी सरकार बनी उसके पूर्व बिहार में ट्रेनिंग स्कूल बंद पड़े थे। विद्यालय खोलने की कोई भी कार्य योजना पर काम नहीं किया सकता था। तो पंचायत नगर निकाय नियमावली बना करके सरकार ने उम्र सीमा को शिथिल करके शिक्षकों की नियुक्ति करके एक शैक्षणिक माहौल बनाया। उसके बाद कालचक्र के दौर में ट्रेनिंग स्कूल खुले, उसमें भर्तियां हुई, फिर बच्चे पढ़ने लगे, फिर उससे पास आउट हुए। हालांकि उस दौर में शिक्षा की गुणवत्ता पर सरकार पर लगातार सवाल उठता रहा कि आपने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। लेकिन हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे कि भाई मजबूरी सरकार की थी, चूँकि ट्रेनिंग स्कूल बंद थे, हमको नियुक्ति करना था, तो कम से कम माहौल तो पढ़ने लिखने का बना दिया। अब उसके बाद बीपीएससी की बहाली हुई और हमको इस बात का गौरव भी प्राप्त है कि बिहार जैसे राज्य में अगर प्राथमिक शिक्षा में देखिएगा शिक्षक छात्र अनुपात तो देश में सबसे ज़्यादा हमारा है। लेकिन दूसरे तरफ पक्ष हमारा यह है कि किसी को नौकरी के लिए ज़मीन नहीं लिखना पड़ा, पदस्थापन में पैसा नहीं देना पड़ा। लेकिन मूल विषय है कि स्थानांतरण की जो नीति अपनाई गई, भाई स्थानांतरण ऐच्छिक होगा ना, बलात् ट्रांसफ़र का कोई औचित्य नहीं है। माननीय लालू प्रसाद जी ने ही कृत्य किया था, तो पूरी व्यवस्था चौपट हो गई, जिसको संभालते संभालते सरकार आज परेशान है। तो ऐच्छिक इसको रहने दीजिए, स्थानांतरण पदस्थापन ऐच्छिक होना चाहिए। अब आपने जो खुद की अधिसूचना है सरकार की, हमारा कोई व्यक्तिगत नजरिया नहीं है, अधिसूचना संख्या 2400 दिनांक 6/12/2023 में कहीं भी अनुमंडल का जिक्र नहीं है। फिर अनुमंडल का मतलब क्या निकलता है? एक अनुमंडल पटना जिला है, हम लोग तो हम अपने से जोड़ते हैं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र 3 जिले का है। जरा कल्पना करिए 4.5 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की जिम्मेवारी पूरी करने में कितनी कठिनाई है। ठीक है, सरकार ने सड़क की संपर्कता दे दी है, कानून का राज है, भय नहीं है, लेकिन जरा सा अपने आप को रख के देखिए कि एक बेटी जिसको सबसे ज़्यादा नौकरी मिली है सरकार में, माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, अब वो नालंदा के बिंद प्रखंड के गाँव में पदस्थापित हो जाए और उसको बिंद मुख्यालय से आना जाना पड़े, तो उसके लिए कितनी परेशानी होगी। तो आपने जो अधिसूचना जारी किया 2460 6/12/2023 का, ये तात्कालिक है, उसमें कहीं भी अनुमंडल और 5 वर्ष के तबादलों की अनिवार्यता नहीं है। फिर मार्गनिर्देशिका में अनुमंडल का उल्लेख कैसे विभाग ने कर दिया? विभाग के निदेशक का ये गैर संवैधानिक कार्रवाई है, उनको अधिकार नहीं प्राप्त है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किया है। और ये संविधान के अनुच्छेद 109 के प्रदत्त शक्ति और अधिकार का प्रयोग करने में राज्यपाल के आदेश से सरकार के ही जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं, सचिव, उप सचिव स्तर के पदाधिकारी को अधिसूचना निर्गत करने के अधिकारी हो सकते हैं। इस अधिसूचना के प्रतिकूल निदेशक के हस्ताक्षर से संकल्प मार्ग निर्देशिका निर्गत करना उनके अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन नीरज जी, जितनी बात आप कह रहे हैं, ये तो नेता प्रतिपक्ष में जो लोग हैं वो ये बातें कह सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, नियम के प्रतिकूल चल रहा है, संविधान के प्रतिकूल चल रहा है। आप तो सरकार है। देखिए, तंत्र को ठीक किया जाना ही चुनौती है, तो अब इससे बड़ा क्या होगा। और पति पत्नी के मामले में भी विसंगति है, ससुराल और नैहर, तब पति के पदस्थापन जिले को छोड़कर लिखना, उन्हें प्रताड़ित नहीं करना है, तो और क्या है। भाई सामान्य प्रशासन विभाग का भी यह अधिसूचना है कि पति पत्नी अगर सरकारी सेवा में है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। भाई यूपीएससी लोग करता है, अगर पति उसका एसपी है, अब डीएम उसकी पत्नी है, तो बगल के जिले में उसका ट्रांसफर होता है, तो साथ रहते हैं, नहीं तो साथ रहते हैं। लेकिन ये क्या औचित्य है भाई, जिला छोड़ के करिए। मानी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग नियमावली बना रहे हैं वो इस सरकार के अंग हैं। इतनी बड़ी उपलब्धि हमारी है, बगैर वेतन घूस लिए हुए नौकरी मिला सबको, पदस्थापन में 1 रुपया नहीं लगा। उसकी पीड़ा को सरकार ने अपनी पीड़ा माना, लेकिन उसके बावजूद ये विसंगतियां हैं। तभी तो सत्र चलना है ना, अभी तो सत्र विधान परिषद का चलेगा। दलीय सीमा को तोड़ करके इनके हित की लड़ाई लड़ेंगे, लड़ाई ही को अंजाम तक भी पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ देने वाले हैं। लेकिन नीरज जी, आप सीएम के बहुत ही दुलारे प्यारे माने जाते हैं। आप अगर सरकार में, अगर आप भी सदन का सहारा लेकर शिक्षकों को न्याय दिलाइएगा तब तो बड़ा मुश्किल है। हम लोग अपने स्तर से देखिए, के पाठक के समय में भी जब ये बातें उभर करके आई कि शिक्षक प्रताड़ित हो रहे हैं, तो हमने तुरंत तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल किया और कहा कि सदन के नेता के घोषणा के विपरीत अगर कोई दंडात्मक कार्रवाई करिएगा तो आप जानिए भुगतने को तैयार रहिएगा। तो सरकार, अभी तो सरकार भी है हमारी, है, हमारे सदन के सदस्य भी हैं, एनडीए के सदस्य भी हैं,
विरोधी दल के भी हैं, लेकिन इस मामले में वो लोग एकजुट रहते हैं। अच्छा। 12 सदस्य जो हैं एकजुट रहते हैं, और संयोग से सभापति भी उसी क्षेत्र के आते हैं, तो नियमन देने का भी अधिकार उन्हीं को है। तो हम लोग तो पढ़ाएंगे भाई कि भाई संविधान के अनुच्छेद का तो कम से कम पालन करिए। डायरेक्टर को अधिकार नहीं, तो डायरेक्टर ने असंवैधानिक कार्य कैसे कर दिया? लेकिन देखिए कि सत्र शुरू होने के पहले अधिसूचित हो चुका है सत्र का, विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, अब का तिरहुत में उपचुनाव होना है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों 20 तारीख को? जबकि अभी नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए आवेदन 22 तारीख तक देना है, और 20 को ही व्याकुल है कि मुख्यमंत्री से हम नियुक्ति पत्र दिलवा दे। अब ये देखिए, इसके बारे में औपचारिक जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन हम एक जो जानकारी मिली है, अब जो 15 साल नौकरी कर लिया, सक्षमता परीक्षा पास कर लिया, आप उसकी सेवा की निरंतरता नहीं मानिएगा? यही है। तो क्या कर रहा था भाई? सुना है कि सेवा की निरंतरता को भी तोड़ रहा है लोग। ये तो अद्भुत स्थिति है। नियुक्ति पत्र के कॉलम में लिखा हुआ है कि आपको आज के दिन से, तिथि से आपकी नियुक्ति मानी जाएगी, आपकी पुरानी कोई भी चीजें मानी नहीं जाएगी। ये कहीं से न्याय संगत है? अब कोविड का काल था, हम लोग विधानमंडल के सदस्य हैं, कोविड के काल में सदन को चलाना परेशानी का सबब था, तो उसका रास्ता निकाला गया था ना। अब सेवा में टूट कैसे मान लीजिएगा? तो जाकर के बाथरूम में बैठा हुआ था क्या टीचर? वो कहाँ था? घर में बैठा हुआ था। जो 14 साल 10 साल पढ़ाई वो बच्चों को पढ़ाया, तो सेवा में टूट कैसे आप मान लीजिएगा? कोई भी अवसर अगर देता है तो उसके पदोन्नति का अवसर देता है कि पदान्नत आप कर दीजिएगा। नहीं, मुख्यमंत्री तो गांधी मैदान से यही घोषणा किए थे कि हम सब तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अब जब नोटिफिकेशन हो रहा था करा कि राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो पुरानी सारी सेवाएं आपकी समाप्त। नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा? ये किसी के पेच लगाने से थोड़े होता है। विधायिका के पास बड़ा पेच होता है, पेच ढीला करना आता है हम लोग को। मतलब विधानसभा सत्र के दौरान इस एकदम मजबूती के साथ, कोई मरम्मत नहीं होना है इस सवाल पर। ये हमारी पूंजी है, और हमारी पूंजी, सरकार की पूंजी पर कोई डाका डाल देगा, ये कतई मंजूर नहीं। मतलब ये जो कुछ भी हो रहा, मतलब जो आपके शिक्षक हैं, क्या उनको ये भरोसा रखना चाहिए? एकदम उनको भरोसा रखना चाहिए। दलीय सीमा से उठ करके शिक्षकों के साथ के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी की उदारता, नियुक्ति की पारदर्शी नीति, बगैर पैसा लिए और जमीन लिखवाए अगर हमने नौकरी दिया है, तो तबादले और पदस्थापन के चलते हम आक्रोश झेलें, यह मंजूर नहीं होगा। लेकिन जो शिक्षक आपके हैं, के पाठक के दौर में जो चीज़ें सामने आई, उसको लेकर आप लोगों पर भरोसा नहीं हो रहा। ये लोग आवाज़ तो उठाते हैं, सदन में आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। नहीं, इस बार कुछ इम्प्लीमेंट होता है, और आवाज़ उठाने का अधिकार भी हमको है, और सदन में अपनी आवाज़ जब उठाते हैं ना, तो उस शिक्षा सदने कहल जाता है। वो तो जो शिक्षा मंत्री रहते हैं उन्हीं को एहसास होता है कि विधान परिषद का शिक्षा दिवस, शिक्षा पर विभाग पर होता है, उस दिन कैसा दिन होता है। और ये तो साफ तौर पर भाई है, तो कोई भी देखेगा तो कहेगा कि भाई 12 साल 15 साल नौकरी किया है, आप पति एक जिला में, पत्नी एक जिला में, तो सामान्य प्रशासन विभाग का अधिसूचना का क्या मतलब हुआ? छोटे छोटे बच्चे हैं, और हमने बेटियों को नौकरी दी है। सबसे ज़्यादा आशीर्वाद हमको मिला है, बेटियों को नौकरी दी है। अगर नौकरी हम दिए हैं तो उनकी सेवा को सुरक्षित कर रखना, उनके सम्मान को, सेवा का सम्मान को सुरक्षित रखना भी हमारा धर्म है। अच्छा नीरज जी, एक और सवाल है, ये तबादले नीति में कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं। अब आप लोग इतना अधिक तरीके से बहाली हुई है, मतलब पूरे देश में एक साथ इतने बड़े स्तर पर बहाली कहीं नहीं हुई है जिस स्तर पर आपने बहाली की। बहाली के दौरान बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ गड़बड़ियाँ भी सामने आई हैं, कुछ मामले में हाईकोर्ट ने भी इंटरफेरेंस किया है, कुछ रूल एंड रेगुलेशन को लोगों ने तोड़ा है। तो उस पर अब कार्रवाई होने का जब वक्त आया है, जब कहते हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि गवर्नेंस मेरे लिए सबसे प्राथमिक चीज़ है, तो जब कार्रवाई का वक्त हुआ है, जिले में शिक्षकों पर कार्रवाई हो रही है, तो ऐसे में उन शिक्षकों का तबादला का लाभ, जबकि वो अभी उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, हाई कोर्ट में 10 मामले चल रहे हैं, तो ये उसका डॉक्यूमेंट्स उसी जिला में है, फिर आप उसको तबादला का मौका दे रहे हैं। देखिए, जितना हमको समझ है कि जब प्रोबेशन पीरियड है, इन द मीन टाइम प्रोबेशन पीरियड में आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करिएगा, आप उसका कैरियर के जांच करिएगा। अगर उसका आप ट्रांसफ़र कर दीजिएगा वहाँ से, तो फिर नया यूनिट वो चला गया, तो फिर ये जांच की प्रक्रिया प्रभावित होगी जो गड़बड़ किया है। तो प्रोबेशन के पीरियड में यह नहीं है कि बीपीएससी परीक्षा देने के पहले कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, कहीं भी नियम है कि सेवा में आने के बाद। तो अगर मान लीजिए पटना जिला में हुआ है, और पटना जिला में प्रोबेशन पीरियड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्रवाई चल रहा है, इसी बीच में आप ट्रांसफ़र कर दिया कैमूर, तब तो फिर मामला गया कैमूर, तब फिर 6 महीना लटका हो, 6 महीना में कोई न्यायालय जाएगा, कोई विभाग जाएगा, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रोबेशन पीरियड में आप अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं बगैर डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के, अगर पुष्टि हो जाए तो आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, सही है। अगर वो डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन हो रहा है, उस बीच में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो दाल में कुछ काला है। अभी देखिए हाई कोर्ट ने आप ही देखिए कितनी बड़ी बात हुई है, आप महिलाओं को आरक्षण दिए हैं, अपने स्टेट की महिलाओं को, आप अपने स्टेट के दिव्यांगों को आरक्षण दिया है, और जो परीक्षा का रिजल्ट सामने आया उसमें यूपी की महिलाएं और दिव्यांग को लाभ दे दिया आयोग ने। गलत उस किया ना। मामले में हाई कोर्ट का जजमेंट आया है, हाई कोर्ट का जजमेंट आया कि ये सरकार के नियम के साथ विपरीत है, और जब अभी हटाने का प्रोसेस शुरू हुआ है सभी जिलों में, 2-4 जिलों में जो है सो अब हटना शुरू हुआ। ऐसे 13-14 हज़ार शिक्षक शिक्षिका हैं, और अभी बताइए कि अगर उसका ट्रांसफ़र आप कर देते हैं तो फिर तो उसका डॉक्यूमेंट्स वहीं रह गया, वेरिफिकेशन तो उसका हुआ नहीं कि वो गलत लाभ लिया है आरक्षण का कि सही लाभ लिया है। फिर होगा तो 2 साल लगेगा, दूसरे जिला में चला जाएगा तो मामला।